हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्लास 11th से चैप्टर वाइज सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं नीट के लिए, वो सबको हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। माइंडेड, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अगर कोई भी सीक्वेंस्ड बेस्ड क्वेश्चंस आएगा तो कंफर्म है कि यहीं से आएगा, यहीं से, इन्हीं में से इसे क्वेश्चन से आएगा, बिकॉज मैंने सारे चैप्टर के ही सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है। क्लास 11 का है ये, पार्ट 2 में हम लोग क्लास 12 को कवर करेंगे, आपकी डिमांड अगर आएगी तो। लास्ट में आपको करने के लिए प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी, उस प्रैक्टिस सीट में सारे क्वेश्चंस रहेंगे एंड इस सेशन में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके साथ में कुछ PYQs भी देखते चलेंगे। सो विदाउट एनी डिले वी विल गेट इनटू द वीडियो। पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से ये पहला टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये ऐसे करके जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है हमारे चैप्टर में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या कहता है ये, जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं, और इसीलिए क्लासीफाई करना ऑर्गेनिजम्स को डिफ़िकल्ट होते जाता है। तो सबसे लोएस्ट लेवल पर आता है स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास। एनिमल्स के लिए फाइलम और प्लांट्स है तो डिवीजन, एंड सबसे ऊपर आता है टॉपेस्ट लेवल पर, वो होता है किंगडम, कॉम्प्लेक्सिटी के ऑर्डर में। सो नीचे से ऊपर जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। इसको याद करने का क्या ट्रिक है, किंग फिलिप्स कम्स ओवर फॉर गुड सूप। तो ये सबका पहला लेटर से हम लोग ये पूरा याद कर सकते हैं। बहुत इजी है, इसलिए इस पर क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ये प्रैक्टिस सीट में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस है, तो माइंडेड प्रैक्टिस सीट को ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट इसी चैप्टर से ये एक टेबल जो दिया हुआ है ऑर्गेनिजम्स विथ देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कॉम्प्लेक्सिटी के ऑर्डर में, या फिर वही जो मैंने अभी आपको बताया। कैसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन द करेक्ट डिसेंडिंग, मतलब हाईएस्ट ऊपर वाला किंगडम वहाँ से स्टार्ट होगा, हाईएस्ट टू लोएस्ट हायरार्किकल ऑर्डर एज पर NCERT। ABCDE तक दिया है, हमें पहले तो कैटेगराइज करना है कि इसमें से क्या है, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, क्या है, हमें इसे आइडेंटिफाई करना है। तो पॉलीमोनियल्स या फिर सैपिंडल्स ऑर्डर होता है, लिख लीजिए यहाँ पे। पैंथेरा या फिर सोलैनम जीनस होता है। कॉर्डेटा या फिर एंजियोस्पर्मी जो है ये क्या होता है, फाइलम या फिर डिवीजन। डाइकोटिलेडनी या फिर मैमेलिया ये क्लास को दिखा रहा है। एंड सोलिनेसी या फिर फेलिडी ये किसके एग्जाम्पल है, फैमिली के एग्जाम्पल है। तो हमें अच्छे से मालूम है कि जैसे ऊपर से नीचे आना है, मतलब किंग फिलिप कम्स ओवर फॉर गुड सूप, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, फाइलम या फिर डिवीजन। किंगडम यहाँ पे कहीं नहीं दिया है, तो पहले क्या आएगा, फाइलम या फिर डिवीजन। तो फाइलम या फिर डिवीजन किस में है, सी वाले में दिया है, यानी सी सबसे पहले होगा। सी के बाद क्या आएगा, क्लास आएगा, और क्लास दिया है डी में, यानी सी के बाद डी आएगा। सी के बाद डी, एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड चैप्टर विच इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ से एक नीट में PYQ पूछा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम्स। ये वाले टेबल से कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर पूछा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से। तो हमें सबसे पहले मालूम है ना कि सबसे छोटे लेवल पर क्या होता है, लीस्ट कॉम्प्लेक्स सेलुलर लेवल होता है। उसके ऊपर आता है मल्टी सेलुलर या फिर लूज टिश्यू आती हैं। फिर आता है टिश्यू, उसके ऊपर आता है टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। वैसे सेल टाइप में कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो यूकैरियोट्स कॉम्प्लेक्स होता है, फिर प्रोकैरियोट्स होता है। अगर सेल वॉल की कॉम्प्लेक्सिटी पे बात करें तो सबसे सिंपल होता है नॉन सेलुलोजिक, जिसमें पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड है। उसके बाद होते हैं काइटिन वाले, एंड सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं सेलुलोज वाले। आइए नीट 2025 के इस PYQ से समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्स से लेकर के हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी पर हमको अरेंज करना है इसको, बिकॉज इट इज़ रिटन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। अगर हम सबसे पहले ऑप्शंस को देखें तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, सी से हो रही है या फिर ए से हो रही है, तो इन्हीं दोनों को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। सी होगा नहीं तो ए होगा। ए दिया है मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स विथ सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, और सी दिया है प्रोकैरियोट्स विथ सेल वॉल मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स। इसमें से लीस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, अभी हमने पढ़ा पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स, यानी सी सबसे पहले आएगा, फिर बाद में ए आएगा, यानी सबसे पहले सी होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 या फिर 3 दोनों में से कोई एक हो सकता है। और 1 और 3 में E A दोनों सेम दिया है, मतलब सी के बाद ई आएगा, फिर
ई के बाद ए आएगा। फिर बी और डी में हमें चूज करना है, तो बी और डी को देख लेते हैं। बी दिया है हेट्रोट्रॉप्स विथ टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और डी दिया है यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप्स विथ टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों में से लीस्ट कॉम्प्लेक्स है डी वाला, क्योंकि इसने सिर्फ टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल दिया है, और बी वाले में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल तक चला गया, यानी वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा एंड देन आएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। सी होगा, फिर ई होगा, ए होगा, डी होगा एंड लास्ट में बी होगा, विच इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से दूसरा टॉपिक पूछा जा सकता है सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ फंगी, तो उसके लाइफ साइकिल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पूरे 11th में 12th में कहीं भी सेक्सुअल लाइफ साइकिल दिया है किसी भी चीज़ का तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर फंगी की बात हो रही है तो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले 2 कंपैटिबल हाइफी आती हैं, मतलब प्लस वाली और एक माइनस वाली, दोनों आएंगी एंड प्लाज्मोगेमी होगा सबसे पहला स्टेप। अब क्योंकि दोनों आकर के फ्यूज करेंगी तो दोनों का न्यूक्लियस जो है वो ऐसे बीच में आएगा, तो डाइकैरियोफेज आपको देखने को मिलता है। यहीं पर एक टाइप जो होगा, जैसे यहाँ पे प्लस वाला टाइप है, ये अब माइटोसिस करके अपने न्यूक्लियस को बढ़ाएगा एंड और वो दूसरे वाले कंपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 सेल्स दिखेंगे जिसके अंदर डाइकैरियोफेज यानी 2 न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं से फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है एंड नीचे ये जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो फ्यूज हो करके ऊपर चले जाएंगे इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी हुआ एंड देन कैरियोगेमी हुआ, यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई हुआ। ये फ्यूज होकर के ऊपर जाएगा यानी जाइगोट को फॉर्मेशन करेगा एंड फिर इसके अंदर मियोसिस होकर के स्पोर्स के फॉर्मेशन हो जाएंगे और यही स्पोर्स जर्मिनेट करेगा तो एक नया माइसीलियम बना देगा। तो आपको स्टेप्स याद रखना है, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा, उसके बाद हेट्रोकैरियोटिक स्टेज आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे न्यूक्लियस ज़्यादा दिखेंगे एंड देन कैरियोगेमी होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन एंड उस जाइगोट बनेगा एंड जाइगोट में मियोसिस होगी, मियोसिस करके जो स्पोर्स बनेगा, स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा एंड लास्ट में माइसीलियम बन जाएगा। इस पर प्रैक्टिस शीट के अंदर क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम, यहाँ पर कई सारे लाइफ साइकिल है, सारे लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, अगर पूछना हुआ तो यहीं से पूछेगा वरना नहीं पूछने वाला है। सबसे पहला है मॉसेज का लाइफ साइकिल, मॉसेज या फिर लीवरवॉर्ट्स, दोनों को एक ही जगह हम लोग समझ लेते हैं। मॉसेज का लाइफ साइकिल में सबसे पहले होता है गैमेटोफाइट, यानी ये एक लीफी स्टेज होता है, हैप्लॉइड होता है, इसी के ऊपर मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच दोनों रहता है। मेल ब्रांच पे एंथरीडियम प्रेजेंट होता है एंड फीमेल ब्रांच पर आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है। एंथरीडियम यानी मेल ब्रांच क्या करेगा, गैमेट्स, मेल गैमेट को रिलीज करेगा एंड आर्किगोनियम जिसके अंदर एग प्रेजेंट होगा, यहीं पे आकर के वो मेल गैमेट ट्रांसफर होगा। ये सारी कहानी पानी के अंदर हो रही होगी क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स हैं। वही जब मेल गैमेट्स आकर के आर्किगोनियम में लैंड करेगा तो फिर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा यानी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि दोनों ही वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स जो थे हैप्लॉइड थे। जाइगोट बनेगा 2n डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा विच इज़ ऑल्सो डिप्लॉइड और फिर ये ग्रो करेगा इनटू फुट सीटा कैप्सूल, जिस पूरे को हम लोग मिला के स्पोरोफाइट बोलते हैं। कैप्सूल में प्रेजेंट स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होगा, क्योंकि एम्ब्रियो डिप्लॉइड था तो उससे स्पोरोफाइट बना जो कि डिप्लॉइड था, तो उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होगा वो भी डिप्लॉइड होगा। ये क्या करेंगे, मियोसिस करके स्पोर्स बनाएंगे और यही स्पोर जो होगा रिलीज होगा एंड जर्मिनेट करेगा। अगर ये डायरेक्ट जर्मिनेट हो जाएगा इस वाले लीफी शूट के अंदर तो वो लीवरवॉर्ट्स का हो जाएगा लाइफ साइकिल, लेकिन अगर मॉसेज हैं तो मॉसेज में ये जो स्पोर है ये डायरेक्ट डेवलप नहीं करता इनटू दिस गैमेटोफाइट विच इज़ द लीफी स्टेज। ये स्पोर जो है वो फर्दर जर्मिनेट होता है टू प्राइमरी प्रोटोनिमा, पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाता है जो कि फिलामेंट ब्रांच्ड ग्रीन क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, एंड फिर यही सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी बनाता है जिसके अंदर ऐसे लेटरल बर्ड्स देखने को मिलती है और यही लेटरल बर्ड्स जर्मिनेट होता है टू फॉर्म दी लीफी सूट। तो बीच में अगर प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन रहा है एंड देन द लीफी स्टेज तो वो मॉसेस का है, लेकिन अगर स्पोर डायरेक्टली डेवलप हो रहा है इनटू द लीफी स्टेज दैट इज लीवरवॉर्ट्स का लाइफ साइकिल। इसी पर बेस्ड नीट 2025 में सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज। ऑप्शन से चलते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, डी से हुई है या फिर बी से हुई है, डी या बी दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो डी के बी दिया है अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम और डी दिया है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। तो सबसे पहले अटैचमेंट होगा गैमेटोफाइट का टू द सबस्ट्रेटम, मतलब गैमेटोफाइट सबसे पहले बनेगा, फिर गैमेटोफाइट
में जो मेल ब्रांच होगा जहाँ पे एंथरीडियम होगा वो रिलीज करेगा एंथ्रीजॉइड्स यानी मेल गैमेट्स इनटू वाटर, और फिर वो जा करके फ्यूज करेगा विथ एग के साथ में। एग के साथ फ्यूज होगा तो स्पोरोफाइट बनेगी, फिर स्पोरोफाइट में वही कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा तो फिर एक नया गैमेटोफाइट बनेगा। सो दैट्स हाउ सबसे पहले बी होना चाहिए, बी होना चाहिए यानी 3 या 4 दोनों में से कोई एक हो सकता है। और बी के बाद क्या है, ई ए दोनों में दिया हुआ है, सी और डी में से हमें पहचानना है। सी है रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स एंड डी है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। तो सबसे पहले स्पोरोफाइट बनेगा तभी तो उसके अंदर स्पोर बनेंगे एंड उनका रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा एंड देन सी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्लांट किंगडम से टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल विच इज़ अ वेरी इजी। यहाँ भी लाइफ साइकिल की शुरुआत स्पोरोफाइट से होती है विच इज़ अ मेच्योर स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है ये। ऐसा आपने अपने यहाँ कहीं गार्डन वगैरह में देखा होगा, फर्न्स इनको हम लोग बोलते हैं, एंड इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मेरे पास वीडियो है मेरे गार्डन का, अगर यहाँ पे होगा तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ये जो फर्न्स होते हैं इसके नीचे के सरफेस पर, मतलब पीछे सरफेस पर कई सारे ऐसे येलो 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 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सारे इन सब का गुच्छा को बोलते हैं सोरस, एंड एक को अगर आप इसमें से एक उठा कर लेंगे ना तो ये पॉलन ग्रेन जैसा दिखता है, वो होता है स्पोरेंजियम, ठीक है। एक को स्पोरेंजियम बोलते हैं एंड इसी स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस हो करके स्पोर बनता है। वही स्पोर डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं, तो स्पोर जो है वो यंग गैमेटोफाइट यानी छोटा सा गैमेटोफाइट बनाता है जिसको हम लोग प्रोथैलस बोलते हैं। ये जो प्रोथैलस है ये सबस्ट्रेटम यानी ग्राउंड के साथ में ऐसे अटैच रहता है और इसी प्रोथैलस को मैच्योर गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर एंथ्रीडियम भी होता है एंड आर्किगोनियम, यानी दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एंथ्रीडियम जो है वो स्पोर रिलीज करेगा जो फिर आकर के आर्किगोनियम में प्रेजेंट एग के साथ फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा एंड फिर जाइगोट क्या करेगा, नया स्पोरोफाइट बनाएगा। यही न्यू स्पोरोफाइट जो है ये भी यंग है, ये मेच्योर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल होता है। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से क्या हो रहा है। नेक्स्ट प्लांट किंगडम से है जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल एंड फिर एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल। एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल हम लोग क्लास 12th के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ते हैं, तो हम लोग उसको वहीं पर डिस्कस करेंगे। प्लांट किंगडम यहाँ पर हम लोग लास्ट टॉपिक जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल पर मूव कर रहे हैं। इस पर मैंने बहुत ही अच्छा शॉर्ट्स बनाया है, मैं आपको कहूँगी कि वो शॉर्ट्स देख लीजिएगा, अच्छे से आपको उसका लाइफ साइकिल समझ में आएगा। एंड फिर इन्हीं सब लाइफ साइकिल के बेसिस पर मैंने क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस सीट के अंदर डाले हुए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट चैप्टर एनिमल किंगडम, कुछ खास यहाँ से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अगर बनेगा तो ये जो पॉरीफेरा का वाटर कैनाल सिस्टम होता है वहाँ से पूछ सकता है। तो क्वेश्चन से ही डायरेक्ट समझ लेते हैं। इन मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा विच ऑफ द फॉलोइंग वेज एग्जिबिट वाटर फ्लो। तो पॉरीफेरा के अंदर वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ किस तरह से होता है उसे हमें बताना है। तो सबसे पहले दोनों साइड्स पर जो पॉरीफेरा होता है उसके दोनों साइड्स पर ऑस्टिया होता है, स्मॉल पोर्स होती हैं। फिर ऑस्टियो से अंदर की तरफ जाता है स्पॉन्जोसील के अंदर, और फिर बड़ा वाला ओपनिंग ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है पानी। सो दैट्स हाउ इज द फ्लो। ए जो होगा हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्क्यूलम और फिर एक्सटीरियर। नेक्स्ट एनिमल किंगडम से मेटाजेनेसिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट होता है और पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट होता है। मेड्यूसा जो कि अम्ब्रेला शेप्ड में होता है ये फ्री स्विमिंग होता है, और पॉलीफॉर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म्स होती हैं एंड ये सिसाइल होती हैं, मतलब जुड़ी हुई होती हैं। सबसे पहले जब भी लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पॉलिप से स्टार्ट होगा क्योंकि ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जुड़ा हुआ है स्ट्रैटम के साथ में, सिसाइल है ये। यही पॉलिप जो होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला शेप्ड में मेड्यूसा बनते हैं। और ये मेड्यूसा जो होता है ये अभी फ्री स्विमिंग है, और ये जो मेड्यूसा होता है इनके सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। ये दोनों अपने अपने गैमेट्स को वाटर के अंदर रिलीज करेंगे और फिर वाटर में ही फर्टिलाइजेशन होगा सेक्सुअली, एंड फिर उसी से फ्री स्विमिंग पॉलिप बनता है पहले, और वही पॉलिप जो होता है वो जब मैच्योर होता है तो जा करके स्ट्रैटम के साथ में जुड़ जाता है किसी रॉक के साथ में या फिर किसी भी चीज़ से, एंड वो सिलेंड्रिकल होता है एंड सेसाइल बन जाता है। तो इस तरह से होता है। सबसे पहले पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा मेड्यूसा में, एंड देन मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा टू फॉर्म अ पॉलिप। इसी प्रोसेस को हम लोग मेटाजेनेसिस बोलते हैं।
मेटाजेनेसिस कौन कौन शो करता है? ओबेलिया जिसको सीफर बोलते हैं एंड फाइसेलिया जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मूव करते हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स पर। यहाँ से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टेटमेंट भी क्वेश्चन पूछा था अभी 2026 के नीट में, प्लांट ग्रोथ फेजेस जो है उनका कंपैरिजन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, रूट कैप होती है, उसके ऊपर क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है, उसके ऊपर होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड सबसे ऊपर मैच्योर्ड रीजन होता है जिसको मैच्योरेशन रीजन बोलते हैं या फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ से रूट हेयर्स निकलते हैं। तो अरेंजमेंट कैसे पूछ सकता है, रूट कैप दे देगा, रूट कैप तो सबसे लास्ट में, इसको छोड़िए। यहाँ से पूछ सकता है मेरिस्टेमेटिक रीजन या फिर इलोंगेशन रीजन या फिर मैच्योरेशन रीजन का कोई भी फंक्शन देगा एंड उस फंक्शन को पहचान करके आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये मेरिस्टेमेटिक है, इलोंगेटिंग है या फिर मैच्योरेशन वाला है। उस हिसाब से आपको कैटेगराइज करके फिर उसको सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ सकता है। मतलब कम चांसेस आने के, लेकिन आएगा तो यहाँ से आएगा कि प्लांट ग्रोथ फेजेस आपको अरेंज करने हैं। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी से ये पूछ सकता है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो किस तरह से एक फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस पेज पर। इसमें सीक्वेंस में खुद मेंशन किया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है कि अगर बुरी से बुरी हालत में अगर पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, तो आपको वो मिस ना हो। सबसे पहले हैबिट लिखते हैं फ्लावर का, उसके फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिखते हैं हम लोग, फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स, उस फ्लावर के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, फिर फ्लोरल के पार्ट्स जैसे सेपल, पेटल्स, एंड्रोशियम, गैनोशियम, ये सब, फिर फ्लोरल डायग्राम बनाई जाती है एंड लास्ट में फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है। तो ये सीक्वेंस है, यहाँ पे एनसीईआरटी में ब्रासिकेसी का दिया हुआ है, फ्लोरल डायग्राम एंड उसका फ्लोरल फॉर्मूला। तो इस तरह से ये सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होती है ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट चैप्टर एनाटमी। देखो मॉर्फोलॉजी से यही दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्लांट ग्रोथ फेसेस का कंपैरिजन एंड ये सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो। नेक्स्ट मूव करते हैं एनाटमी से। एनाटमी से कुछ खास सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है भी जो भी तो वो सारे डायग्राम बेस्ड हैं। पूछेगा तो डायग्राम से पूछ सकता है या फिर आपको इन डायग्राम्स में बाहर से अंदर की तरह सीक्वेंस पूछ सकता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टोमेटा देख रहे हैं, डाइकॉट्स में एंड मोनोकॉट्स में। ये वाला ए जो है ये डाइकॉट जो जिसमें बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होती हैं एंड बी वाला जो है ये मोनोकॉट्स का है, डम्बल शेप्ड गार्ड सेल होता है। बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे तो सबसे बाहर एपिडर्मल सेल्स होती हैं, उसके अंदर थोड़ा आएंगे तो सब्सिडरी सेल्स मिलती हैं जो गार्ड सेल्स को सराउंड करती हैं, यानी सब्सिडरी सेल्स के और अंदर आओगे तो गार्ड सेल्स मिलेंगे एंड इन्हीं गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और फिर इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर और मूव करेंगे तो स्टोमेटल पोर, ये बीच वाली ओपनिंग देखने को मिलती है। सो इस तरह से सीक्वेंस रहेगा, एपिडर्मल सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड लास्ट में स्टोमेटल पोर। इसी में ये आता है डाइकॉट रूट का और मोनोकॉट रूट का, ऊपर से लेकर के अंदर तक सीक्वेंस पूछ सकता है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, सनफ्लावर रूट का ये डायग्राम है। ऊपर सबसे ऊपर रूट हेयर्स होती हैं, फिर एपिडर्मिस होता है, अंदर आएंगे कॉर्टेक्स, फिर होता है एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकल। अब पेरीसाइकल के अंदर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम वाला, प्रोटो और मेटा, एंड फिर बीच में अंदर होता है पिथ और ये फ्लोएम दिया है। तो आपको इस तरह से सीक्वेंस याद रखना है तो रख सकते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे सीक्वेंस आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस याद रखोगे तो डायग्राम में अगर ये कुछ हाइड करके भी दे देता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर देंगे। तो सेम गोज विथ ये मोनोकॉट का रूट, इसमें भी आप ऐसे देख लेंगे, ठीक है। फिर डाइकॉट स्टेम है ये, इसमें भी सेम वैसे ही जाना है। एपिडर्मिस है, कॉलिन काइमा की लेयर है, पैरेन काइमा है, फिर एंडोडर्मिस की लेयर है एंड देन पेरीसाइकल की लेयर है, फ्लोएम है, कैम्बियम है बीच में, फिर मेटाजाइलम एंड लास्ट में प्रोटोजाइलम एंड सबसे अंदर है पिथ। तो ये सीक्वेंस रहेगा डाइकॉट स्टेम का एंड ये मोनोकॉट स्टेम का है। ऊपर एपिडर्मिस है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस है, फिर वैस्कुलर बंडल्स दिखाए गए हैं, फ्लोएम है बाहर वाली लेयर, अंदर में जाइलम एंड फिर गार्ड सेल्स प्रेजेंट है एंड फिर गार्ड टिश्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पूछेगा तो मोटा मोटी यहीं से पूछने वाला है। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉकरोच है। कॉकरोच एंड फ्रॉग, यहाँ से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है। सबसे पहला है इसका एलिमेंट्री कैनाल,
कॉकरोच में सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल है, हमें मालूम है ऊपर से ये फोरगट होता है, मिड गट होता है, फिर हाइंड गट होता है, लेकिन इस तरह से नहीं पूछेगा, इट विल नॉट मेक इट सो सिंपल, ठीक है। तो फोरगट है, फिर मिड गट है, हाइंड गट है। तो फोरगट में स्टार्टिंग होती है माउथ से, फिर वो लीड करता है इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद नैरो ट्यूबुलर पैसेज आता है ईसोफेगस जिसको बोलते हैं, एंड फिर क्रॉप जिसको स्टोरेज सैक भी बोलते हैं, खाना जो है यहीं पर स्टोर रहता है। क्रॉप के बाद में आता है गिजार्ड। गिजार्ड में 2 लेयर्स होती हैं, आउटर वाली लेयर जो होगी वो थिक सर्कुलर मसल्स की बनी होती हैं, एंड अंदर वाला लेयर जो होता है वो इनर जिसको बोलते हैं वो थिक क्यूटिकल्स बनाते हैं, एंड यही से जो थिक क्यूटिकल है क्या बनाता है, काइटिनस टीथ बनाते हैं, काइटिन की टीथ बनाती हैं अंदर के तरफ में छेद है, एंड वो ग्राइंडिंग में, खाना की ग्राइंडिंग में हेल्प करता है गिजार्ड। तो माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और फिर गिजार्ड, ये सब मिलाकर के फोरगट बनाता है। फिर बीच में यही फोरगट हो गया, इसके बाद क्या आना है, मिडगट आना है। तो इन्हीं दोनों के जंक्शन पर, जो कि एक क्रूशियल जंक्शन है यहाँ पर, रिंग ऑफ 6 to 8 हेपेटिक सीकी, यहाँ पे जो हेपेटिक सीकी होते हैं ये सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस को, जो खाना को पचाने में हेल्प करता है। तो ये फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होगा। फिर आता है मिडगट विच इज़ द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मिडगट और फिर हाइंडगट के बीच में एक और क्रूशियल जंक्शन आता है जहाँ पर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो माल्फिजन टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। फिर हाइंडगट के पार्ट्स हैं इलियम, कोलोन, रेक्टम और फिर लास्ट में एनस, जहाँ से फिर जो वेस्ट है वो बाहर आ जाएगा। तो पूछना होगा तो इस सीक्वेंस में पूछ सकता है, आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है। माउथ होगा, फेरिंग्स होगा, ईसोफेगस होगा, क्रॉप, गिजार्ड एंड देन फिर हेपेटिक सीकी, फिर मिडगट आएगा, फिर वहाँ पे आएगा माल्फिजन टिब्यूल्स एंड फिर इलियम, कोलोन और रेक्टम और एनस। नेक्स्ट, कॉकरोच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं, डिफ्यूजन के थ्रू। तो सबसे जो कॉकरोच होता है उसके दोनों साइड्स पे, लेटरल साइड्स पर 10 स्पाइरिकल आपको देखने को मिलेगा, 10 स्पाइरिकल्स होती हैं, ठीक है, दोनों साइड में। एक स्पाइरिकल की बात करें तो एक स्पाइरिकल जो है वो एक ट्रैकिया को लीड करेगा, एंड फिर ये ट्रैकिया जो होती हैं ये ट्रैकियल ट्यूब्स, इस तरह से ट्रैकियल ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, एंड फर्दर ट्रैकियल ट्यूब्स जो होता है वो ट्रैकियोल्स और माइन्यूट ब्रांचेस में ब्रेक हो जाता है, एंड यही माइन्यूट ब्रांचेस जो हैं टिश्यूज़ जहाँ भी होंगी, सेल्स होंगे टिश्यूज़, वहाँ पे ये जा कर के ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, इजीली ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में डिफ्यूज़ हो जाएगा ऑक्सीजन, एंड इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है बाय डिफ्यूजन इन कॉकरोच। तो 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स होती हैं, फिर ट्रैकिया आता है, ट्रैकियल ट्यूब्स एंड लास्ट में ट्रैकियोल्स। तो यहाँ से पूछेगा तो यही आना है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द पाथवे ऑफ एयर इनटेक एंड गैस एक्सचेंज इन अ कॉकरोच इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। एयर या फिर गैस एक्सचेंज का क्या सीक्वेंस, क्या पाथवे होता है कॉकरोच के अंदर, हमें अरेंज करना है। तो हमें मालूम है कि सबसे पहले स्पाइरिकल्स से स्टार्ट होगा। तो आपको कहीं भी ऊपर से देखिए, स्टेटमेंट्स जितने भी दिए हैं ऊपर से देखिए, कहीं आपको स्पाइरिकल्स दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन सी वाले में दिख रहा है। तो एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू 10 पेयर्स ऑफ लेटरल होल्स, जिसको स्पाइरिकल्स बोलते हैं, यानी सी होगा। तो सबसे पहले सी होगा, 1, 2, 4 कोई भी इनमें से हो सकता है, 3 नहीं होगा। स्पाइरिकल्स के बाद में ट्रैकिया आता है, फिर ट्रैकियल ट्यूब्स एंड फिर ट्रैकियोल्स आते हैं। तो स्पाइरिकल्स हो गए, स्पाइरिकल्स के बाद क्या आना है, ट्रैकियल ट्यूब्स या फिर ट्रैकिया। तो ए दिया है, एयर पासेज इनटू द लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्यूब्स, हाँ सही है, यानी सी के बाद ए आएगा। ट्रैकियल ट्यूब्स के बाद क्या आती हैं, ट्रैकियोल्स आती हैं, यानी डी आना चाहिए। ट्रैकियल ट्यूब्स ब्रांच इनटू थिनर नेटवर्क्स कॉल्ड ट्रैकियोल्स कंटेनिंग ट्रैकियल फ्लूइड, डी आएगा। एंड फिर लास्ट में क्या आएगा, तब बचता है और बी वाला, यानी ट्रैकियोल्स ब्रांच डायरेक्टली इनटू बॉडी टिश्यूज वेयर ऑक्सीजन डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू द सेल्स, डिफ्यूजन प्रोसेस से, यानी सी, ए, डी, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, कॉकरोच से ही अभी हमने देखा कि माल्फिजन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं एक्सक्रीशन वाला रोल प्ले करती हैं। कैसे करती हैं, उसके अंदर भी एक सीक्वेंस अपने आप में फॉर्म होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है कॉकरोच का स्टार्ट होता है हीमोलिम्फ या फिर ब्लड कैविटी से। इनमें ब्लड नहीं होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, हीमोलिम्फ होता है, ठीक है। उसी हीमोलिम्फ के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है, जैसे कि अमोनिया वगैरह। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हीमोलिम्फ से, ये एक माल्फिजन ट्यूब्यूल मैंने यहाँ पे इनलार्ज करके आपको दिखाया है, उसके अंदर ये जाती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन वेस्ट अंदर जाएगा माल्फिजन ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिसके अंदर क्या ये लेयर्स प्रेजेंट होती है क्यूबॉइडल सेल्स की।
इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जाता है और फिर ये क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी जो यूरिया है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड यूरिक एसिड जो है वो फिर इस पाइप यानी ये जो हाइंडगट चल रहा है, मालफिजियन ट्यूब्यूल किससे जुड़ा हुआ था, हाइंडगट, ये जो ट्यूब चल रही थी उससे, और उसी में ये नाइट्रोजन वेस्ट यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा और फिर उसी हाइंडगट के नीचे मतलब नीचे की तरफ वो पास ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम चलता है, यानी हीमोलिम्फ आएगा सबसे पहले, फिर वो हीमोलिम्फ से नाइट्रोजन वेस्ट जाएंगे मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर, फिर मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर कन्वर्जन होगा यूरिक एसिड में और यूरिक एसिड जो होगा वो हाइंडगट के थ्रू रिलीज हो जाएगा विथ फीसेस। तो ये कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम का सीक्वेंस बन जाएगा। नेक्स्ट, कॉकरोच में मेल और फीमेल का जो पाथवे होता है वो इम्पोर्टेंट है। कॉकरोच में मेल है सबसे पहले, तो यहाँ सबसे पहले टेस्टिस आता है जो कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे लेटरल साइड्स में, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, प्रेजेंट होता है टेस्टिस। टेस्टिस के बाद आता है वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया के बाद सेमाइनल वेसिकल्स आती हैं एंड जिसके अंदर ये जो स्पर्म्स होते हैं स्टोर होता है ग्लूड करके, बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं स्पर्म्स, जिसको स्पर्मेटोफोर्स बोलते हैं। फिर ये सेमाइनल वेसिकल्स आता है। इसके बाद क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट है। इजैकुलेटरी डक्ट से यही स्पर्मेटोफोर्स ट्रांसफर होंगे एंड मेल गोनोपोर जो कि ओपन होता है एक्सटर्नली सराउंडेड बाय काइटिनियस फैलोमर्स। ऐसे कई सारे काइटिन के फैलोमियर्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये लास्ट में मेल गोनोपोर होगा। तो यानी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट और फिर मेल गोनोपोर। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल में स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ओवरीज से होगी। ओवरीज जो होता है वो 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स में लोकेटेड होता है और 8 ओवेरियल्स प्रेजेंट होती हैं। ओवरीज है, ओवरीज के बाद में कहाँ पे जाएगा, ओविडक्ट्स के अंदर जाएगा, जो कि दोनों ओवरीज से निकलती हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओविडक्ट। फिर आता है कॉमन पॉइंट जिसको वजाइना भी बोलते हैं, कॉमन ओविडक्ट, सिंगल मिडलाइन वाइड ट्यूब होता है ये। कॉमन ओविडक्ट के नीचे आता है जेनाइटल पाउच या फिर जेनाइटल चैम्बर, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म का और एग का। फिर जेनाइटल पाउच के नीचे आता है ऊथिका फॉर्मेशन, मतलब ये सारा फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा, फिर ऊथिका का फॉर्मेशन होता है एंड लास्ट में होता है शेडिंग या फिर डिपोजिशन। यही ऊथिका जो बनता है इसी को एक्सक्रीट करती है फीमेल कॉकरोच और एक्सक्रीट करती है हार्ड कैप्सूल के फॉर्म में होता है इस तरह से, और ब्राउन कलर के होते हैं ये। शेडिंग होता है, डिपोजिशन होता है, कहीं भी जो कि डार्क क्रैक्स हो गई जहाँ पे ह्यूमिड प्लेस होगा वहाँ पे इसको जो मदर है वो रिलीज़ करती है और वो जा करके स्टिकी सा होता है तो सरफेस पे जाकर के ग्लू हो जाता है, चिपक जाता है। तो ये सीक्वेंस है, ओवरीज है, ओविडक्ट से कॉमन ओविडक्ट, वजाइना, जेनाइटल पाउच या फिर जेनाइटल चैम्बर, ऊथिका का फॉर्मेशन एंड लास्ट में शेडिंग या फिर डिपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट इसी चैप्टर से फ्रॉग वाला यूनिट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन फ्रॉग में भी इसका एलिमेंट्री कैनाल इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग होती है माउथ से, विच इज़ द एक्सटर्नल ओपनिंग फॉर फूड इंजेशन, यही सिर्फ खाना खाता है माउथ। माउथ के बाद आता है बकल कैविटी, जो वाइड वाला रीजन होता है, बाइलोब्ड टंग उसके अंदर प्रेजेंट होती है बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर वही कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर। मोर और लेस ये हमारी तरह ही सिमिलर होता है ह्यूमंस के अंदर जैसे ये होते हैं, ठीक है। तो स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन आएगा, इंटेस्टाइन में लास्ट वाली रेक्टम और फिर क्लोएका, यहाँ पे कॉमन टर्मिनल चैम्बर होता है एंड यहीं पे फीसेस, यूरिन, गैमेट्स जो होती हैं वो आती हैं। सो क्लोएका इज दी कॉमन टर्मिनल चैम्बर। तो इस तरह से ये पाथवे चलेगा, माउथ से बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और फिर क्लोएका। नेक्स्ट फ्रॉग से जो है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीट 2026 में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के फॉर्म में फ्रेम किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे ये सीक्वेंस में भी पूछ सकता है। नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन मैंने किया है तो उसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर वाला डिस्कशन नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये पेपर। सो उसी में हम लोग रफली समझ लेते हैं। सबसे पहले फ्रॉग में क्या होता है, बॉडी हो गई, किडनी होगी, जहाँ जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ सकता है वो आएगा। बॉडी से, किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वेना केवा से हार्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा, वेना केवा में आया, फिर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस वेनोसस जो कि ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है,
डॉर्सल साइड पर ये प्रेजेंट होता है, मतलब फ्रॉग का जो हार्ट होगा उसमें दो साइड होंगी, डॉर्सल वाला व्यू होगा और एक वेंट्रल वाला व्यू होगा। तो डॉर्सल वाले साइड पर यानी इस साइड पर ये साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा में आएगा और फिर ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर जिसको साइनस वेनोसस बोलते हैं वहाँ पे आता है। फिर साइनस वेनोसस से राइट एट्रियम में ये मूव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं दूसरी ओर लंग्स या फिर स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। अब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाती हैं एंड वेंट्रिकल में जाती है मिक्स्ड ब्लड, यानी दोनों ब्लड मिक्स हो गया है, सिंगल वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। फिर यहीं से मिक्स्ड ब्लड जो होता है वो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट कोनस आर्टीरियोसस या फिर ट्रंकस आर्टीरियोसस के अंदर मूव करता है। फिर वहाँ से कोनस आर्टेरियोसिस से अयोटा निकलता है। अयोटा की कई सारी आर्चेज होती है, ब्रांचेज होती हैं जो अलग अलग फ्रॉग के पार्ट्स जैसे बॉडी हो गया, लंग्स एंड स्किन हो गया, हेड हो गया, वहाँ पे इन ब्रांचेस के थ्रू जो मिक्स्ड ब्लड है वो जाता है। सो इस तरह से सीक्वेंस चाहे तो पूछ सकता है फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम से। नेक्स्ट फ्रॉग के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फ्रॉग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस से स्टार्ट होगा, टेस्टिस उसके बाद आता है वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया से जो स्पर्म होता है वो बीडर्स कनाल, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉकरोच के अंदर नहीं था ना, ये ह्यूमंस के अंदर होता है। बीडर्स कनाल फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि टेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंसिया, फिर बीडर्स कनाल में जाता है। बीडर्स कनाल के बाद में यूरिनोजेनाइटल डक्ट में मूव करता है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों? क्योंकि इसके अंदर यूरिन एज वेल एज स्पर्म दोनों साथ में मूव करता है। कॉमन डक्ट है कैरिंग बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स, एंड लास्ट में ये फिर वही कॉमन ओपनिंग क्लोएका के अंदर चला जाएगा। सो टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, बिडर्स कनाल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट और फिर क्लोएका। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्पर्म के मूवमेंट से फ्रॉम प्रोडक्शन से लेकर के एलिमिनेशन तक हमें अरेंज करना है पाथवे को। तो ऑप्शन से देखें तो बी या फिर सी दोनों में से कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। बी दिया है स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस, एंड सी है स्पर्म्स ट्रैवल थ्रू 10 to 12 वासा एफ्रेंसिया। तो बी होगा उसके बाद सी होगा, क्योंकि सबसे पहले स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे एंड देन वो ट्रैवल करेंगे, यानी बी के बाद में सी आएगा, कन्फर्म है। एंड बी के बाद सी एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट फ्रॉग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है ओवरीज से, विच इज़ अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चर। कहाँ पे सिचुएटेड होता है? किडनीज के पास में। तो ओवरीज हैं, ओवरीज के बाद में आता है ओवीडक्ट, यहाँ पे सेपरेट होता है फीमेल के अंदर। ओवीडक्ट के अंदर जाएगा ओवम, एंड इसका यूरिनरी जो यूरेटर होगा वहाँ से यूरिन पास होगा। यहाँ पे मेल की तरह मिक्स्ड नहीं पास करता है ये। ओवीडक्ट में ओवम जाएगा ओवरीज से। ओवीडक्ट के बाद फिर क्लोएका विच इज़ द कॉमन चैम्बर, जहाँ पे एग आकर के गैदर करेंगे, और फिर क्लोएका से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एग और स्पर्म जो होता है वो रिलीज होता है पानी के अंदर, एंड फिर वहाँ पे पानी में फर्टिलाइजेशन होता है। सो फीमेल का बहुत ईजी है, ओवरी से स्टार्ट होगा, ओवीडक्ट, फिर क्लोएका, एंड लास्ट में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। सो ये था हमारा टोटल कॉकरोच और फ्रॉग के बारे में। यहीं से पूछना होगा तो पूछेगा। नेक्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, पूछना भी होगा तो ये 3 टॉपिक से यहाँ से पूछ सकता है। बैक्टीरिया के फ्लैजलम का कैसे अरेंजमेंट होता है? सबसे ऊपर होता है फिलामेंट, फिर हुक, एंड नीचे होता है सबसे बेस पर बेसल बॉडी होती है। ये बैक्टीरियम फ्लैजलम पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है वेसिकल्स का मूवमेंट, वेसिकल कहाँ से कहाँ मूव करता है? सो वेसिकल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेंगे, एंड फिर गोल्जी बॉडी में ये सिस फेज से एंटर करेगा विच इज़ द फॉर्मेशन फेज। फिर सिस्टर्नी है वही गोल्जी बॉडी वाली लेयर्स, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर वो जो ट्रांसफॉर्म्ड वेसिकल है वो ट्रांस फेज से बाहर निकलता है, एंड फिर वो लाइजोसोम्स के अंदर जाता है। तो ये सीक्वेंस रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर सिस फेज, सिस्टर्नी, ट्रांस फेज, और फिर लाइजोसोम्स। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, नीट 2026 के अंदर पूछा भी था। नेक्स्ट पूछ सकता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या नहीं आते हैं। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पूछ सकता है इसका सीक्वेंस। आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें क्या क्या नहीं आता है। पीसीएम नहीं आता है, पेरोक्सिसोम्स, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी कोई भी आएगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से आप खुद फिगर आउट कर लेंगे उसको। बस यही ध्यान आपको रखना है कि इसमें क्या क्या नहीं आता है, पेरोक्सिसोम्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया।
नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से अच्छे खासे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला है हाउ केमिकल एनालिसिस इज डन, उसका सीक्वेंस, और दूसरा इसमें है ऐश एनालिसिस कैसे की जाती है, उसका सीक्वेंस। सबसे पहले केमिकल एनालिसिस कैसे की जाती है, कोई भी बायोलॉजिकल टिश्यू को लिया जाता है, जैसे कि लीफ हो गया या फिर लीवर का कोई पीस है, छोटा सा टुकड़ा, वो लिया जाता है। फिर उसको मोटर और पेस्टल के अंदर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड Cl3CCOOH इसको डाल करके एक थिक स्लरी सा बनाया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ से। और फिर जैसे ही हम फिल्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक जो पास हो जाएगा नीचे बाहर की तरफ वो फिल्टरेट होगा, एसिड सॉल्युबल पूल होगा, एंड जो उस कपड़े में ही रह जाएगा रिटेंटेट, उसको एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बोलेंगे। एंड इसी में जो एसिड सॉल्युबल वाला पूल है उसके अंदर सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सब मिलेंगे। एंड इन सब का साइज जो होता है लेस देन 800 डाल्टन होता है। एंड वही दूसरी ओर रेटेंटेट जो कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, इसके अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे जिसका साइज इज मोर देन 10,000 डाल्टन। कॉम्प्लेक्स शुगर इसमें मिलता है जैसे प्रोटीन्स हो गई, न्यूक्लिक एसिड हो गया, डीएनए आरएनए और इंजाइम्स हैं। एंड इसी में लिपिड भी देखने को मिलता है। लिपिड का साइज 800 डाल्टन होता है, कम होता है इंडिविजुअली देखा जाए तो, लेकिन क्योंकि वो गुच्छों के फॉर्म में रहते हैं, एग्रीगेट बना लेता है ना, इसलिए वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में देखने को मिलता है। सो इस तरह से हम लोग केमिकल एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ ऐश एनालिसिस इज डन। ऐश एनालिसिस करने के लिए कोई भी हम लोग चीज़ ले रहे हैं, कोई भी बायोलॉजिकल टिश्यू ले रहे हैं, उसको सबसे पहले तो ड्राई कर देंगे कंप्लीटली ड्राई करेंगे तो सारा पानी निकल जाएगा एंड उसको हम लोग वेट कर सकते हैं, ड्राई वेट मिल जाएगा हमें। फिर उस ड्राई वेट को बर्न किया जाता है कंप्लीटली, फुल कंबशन प्रोसेस होता है। गैसेस कंपाउंड्स जो होते हैं जैसे CO2 वाटर, ये एस्केप हो जाएगा एंड रह क्या जाता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल रिमेन्स, एंड इसी को ऐश बोला जाता है, राख बोला जाता है। एंड इसी में इट कंटेन्स एंड ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। एंड इस तरह से हम लोग ऐश एनालिसिस करके इनऑर्गेनिक मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल से ये जो प्रोटीन के वेरियस लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं ये पूछ सकता है, बहुत बेसिक है। प्राइमरी आता है, सेकेंडरी आता है। सेकेंडरी के 2 फॉर्म्स होती हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट, एंड इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। सी है टर्सरी स्ट्रक्चर जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल एज डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है, एंड ये एक हॉलो वुलन बॉल होता है। इसी में प्रोटीन का 3D कॉन्फर्मेशन देखने को मिलता है एंड इसी के अंदर पॉकेट या फिर एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होता है। लास्ट स्ट्रक्चर होता है इसका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या है, हीमोग्लोबिन। इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। तो ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर का सीक्वेंस है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है, यहाँ से सिर्फ पोजिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं कि कौन से पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया जिसका अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड है, टर्शरी हो गया, एंड लास्ट में क्वाटर्नरी। लास्ट बायोमोलिक्यूल्स का जो थर्ड टॉपिक है जहाँ से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है इज हाउ एन इंजाइम कन्वर्ट्स सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। तो कैसे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है कैसे इंजाइम उसको कन्वर्ट करता है। तो इट बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम सबस्ट्रेट का डिफ्यूजन। जो इंजाइम होता है, इंजाइम के अंदर अभी हमने पढ़ा कि 3D स्ट्रक्चर में पॉकेट होती हैं, एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं। उसी एक्टिव साइट पर जो सबस्ट्रेट है हमारा, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट आकर के डिफ्यूज होता है। द सबस्ट्रेट S जो कि S से यहाँ दिखाया गया है, इट डिफ्यूजेस टूवर्ड्स द एक्टिव साइड। उसके बाद क्या होगा, सबस्ट्रेट और इंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, दोनों आकर के जुड़े हैं तो यानी इंजाइम सबस्ट्रेट ES कॉम्प्लेक्स बनता है। ये बीच का स्टेट होता है, ट्रांजिएंट स्टेट होता है, एंड ऐसे कई सारे बीच में कॉम्प्लेक्स स्टेप्स अकर हो सकती हैं। ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होता है कि ये जो अब सबस्ट्रेट इंजाइम के साथ में जुड़ा हुआ है तो या तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या फिर बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, या तो बॉन्ड बनेंगे या तो बॉन्ड टूटेंगे, उस हिसाब से होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है एंड इसमें बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होगा थर्ड स्टेप में, एंड लास्ट में जब ये सब कुछ हो जाएगा तो प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट ने इंजाइम के साथ जुड़ा, उसमें फिट हुआ, उसके साथ में बॉन्ड ब्रेकेज हुआ या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, एंड लास्ट में प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड बायोमोलिक्यूल से ओवरऑल यही सारे स्टेप्स थे।
यही एनसीईआरटी में ये पूरा मेंशन किया हुआ है, हाउ एन एंजाइम कन्वर्ट सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। नेक्स्ट चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, माइटोसिस एंड मियोसिस में स्टेप्स, उसका रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले माइटोसिस में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, G1 फेज से होती है, विच इज़ द गैप 1 फेज। गैप 1 फेज में G1 फेज में सेल एंटर करेगा, अगर फिर उसको फर्दर डिवाइड नहीं करनी है तो G1 के बाद ही वो एक G0 फेज के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसका जो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है लेकिन वहाँ पे कोई सेल डिवीजन या फिर ग्रोथ वगैरह वो सब नहीं होता है, तो वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है G0 फेज में। सो G1 के बाद आता है S फेज विच इज सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज के बाद आता है G2 फेज विच इज द गैप 2 फेज, एंड इसके बाद में सेल M फेज में एंटर करता है विच इज द माइटोसिस फेज, एंड माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे 4 स्टेप्स होते हैं। इन चारों स्टेप्स के बाद कैरियोकाइनेसिस होता है और फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है एंड 2 न्यू सेल्स बनते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। इसके साथ में इन सारे सीक्वेंस के फंक्शन दे करके पूछ सकता है कि आप इनको अरेंज करिए। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, कौन सा फेज है आइडेंटिफाई करेंगे आप एंड फिर उसको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। सेम गोज विथ मियोसिस। मियोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रोफेज 1। हमें मालूम है कि मियोसिस में क्या होता है, 2 होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में आएगा प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में 5 मेजर स्टेप्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। प्रोफेज 1 में 5 होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। इनके फंक्शन दे देगा और पूछेगा आपको कि इनको अरेंज करो सीक्वेंस में। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन दिया है अरेंज द स्पेसिफिक इवेंट्स ऑफ प्रोफेज 1 इन द करेक्ट ऑर्डर। ऑप्शन से अगेन हम लोग देखते हैं ऑप्शन का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, बी, डी या फिर ई। बी, डी, ई तीनों में से कोई एक हो सकता है। बी को पढ़ लेते हैं, क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड बिकम विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। ये हो सकता है क्योंकि शुरू में तो यही होता है, ठीक है। उसके बाद है डी। डी नॉन सिस्टम क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल वाया क्रॉसिंग ओवर मीडिएट बाय रिकॉम्बिनेज। ये तो थोड़ा बाद में होता है प्रोफेज में। उसके बाद ई दिया है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बिगिन पेयरिंग टुगेदर सिनेप्सिस, मतलब सिनेप्सिस बोला, ये भी थोड़ा बाद में ही होता है, यानी होगा तो सबसे पहले बी, यानी बी होगा तो ऑप्शन नंबर 1 या फिर 3 दोनों में से कोई एक हो सकता है। सो बी तो पहले होगा, क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। ये सबसे पहला स्टेप लेप्टोटीन में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन नंबर 1 और 3 में ई दिया हुआ है, हम लोग ई को मैच नहीं करेंगे, सी पे जाते हैं, सी या फिर डी, इसमें से कोई एक हो सकता है। सी दिया है क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस, द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स एंड द न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक्स डाउन। ये तो सबसे लास्ट में होता है, डायकाइनेसिस वाले फेज में, यानी ये तो नहीं होगा, तो होगा क्या, डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। फोटो सिस्टम चैप्टर से कुछ खास ऐसे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम होने का चांसेस बहुत कम है। ऊपर से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है। यहाँ से नॉन साइक्लिक वाला जो है वो इम्पॉर्टेंट है, अगर पूछना होगा तो यहाँ से पूछ सकता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस शीट के अंदर है, आप जस्ट उसको सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस है, केल्विन साइकिल आता है, इसके स्टेप्स वही मेन 3 इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलेशन पहला स्टेप है, रिडक्शन है दूसरा स्टेप, एंड थर्ड स्टेप होता है रीजनरेशन वाला स्टेप। यहाँ से ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस, अगेन इस पर प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन है। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस पर लास्ट टॉपिक ये वाला है, C4 साइकिल कैसे होता है। ये पूरा स्टेप से पूछने का तो कम चांस है। पूरा ये जो स्टेप होता है स्टार्ट होता है फ्रॉम मीजोफिल सेल, बीच में आता है प्लाज्मोडेस्माटा एंड लास्ट होता है बंडल शीथ सेल, जिसके अंदर ये रिएक्शंस होती हैं। उसके स्टेप्स में आता है सबसे पहले फिक्सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर होता है डीकार्बोक्सिलेशन, फिर ट्रांसपोर्ट होकर के रीजनरेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल ध्यान रखना था। नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस जो है, जहाँ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनता है, इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स आप देख करके जाइएगा। यहाँ से कोई भी 4-5 जगह से उठा लेगा एंड कहेगा आपको कि उसको रीअरेंज करिए। जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस पर ही बेस्ड है ये।
हमें अच्छे से मालूम है कि ग्लाइकोलाइसिस में शुरुआत ही ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना से स्टार्ट होता है, यानी फॉस्फोराइलेशन होता है ग्लूकोज का। यानी बी सबसे पहले होना चाहिए, ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड बाय एटीपी इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाया हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है यहाँ यूज होता है, यानी बी पहले होगा। बी होगा तो ऑप्शन नंबर 1 या फिर 4 दोनों में से कोई एक हो सकता है। बी के बाद ए है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिट्स इनटू डीएचएपी धाप एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पागल, जिसको हम लोग बोलते हैं PGAL। अब बी ए के बाद डी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। अब इस सीक्वेंस से हम लोग समझ सकते हैं कि जो बन रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विच इज ट्रायोस फॉस्फेट, एंड यही इसी का सेम होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विच इज धाप। यहाँ से बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोज बिसफॉस्फेट यानी 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि BA उसके बाद में D होना चाहिए। PGAL इज ऑक्सीडाइज एंड फॉस्फोराइलेटेड टू फॉर्म 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूसिंग NADH प्लस H+, यानी BAD होगा यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिट्रिक एसिड साइकिल। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से जब एसिटाइल को एंजाइम ए इसके साथ में जुड़ता है तो सिट्रिक एसिड बनता है। फिर सिट्रिक एसिड के बाद अल्फा कीटोग्लिटरिक एसिड एंड देन सक्सीनिक एसिड, उसके बाद मैलिक एसिड है एंड फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। ये NCERT का डायग्राम है, बीच में और भी स्टेप्स होते हैं, उसका डायग्राम मैं यहाँ पर लगा दूंगी। बस आपको स्टेप्स याद रखना है कि क्या बनता है उसके बाद में फिर क्या बनता है, ठीक है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। पूरा चेन तो नहीं पूछने वाला है, बस आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स से स्टार्ट होता है, मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आएगा, फिर यहाँ सर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जाता है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर 1 होता है, फिर 3 होता है, उसके बाद में 2 एंड लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर 4 आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 साइटोक्रोम BC वाला है एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आता है जहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, जहाँ पर सक्सिनेट जो है फ्यूमरेट में चेंज होता है। एंड लास्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 होता है विच इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, यहाँ पे पानी का ब्रेकडाउन होता है एंड सबसे लास्ट में होता है F0 F1 पार्टिकल। नेक्स्ट चैप्टर लास्ट जो है हमारे प्लांट फिजियोलॉजी का, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो एक चार्ट है यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई भी सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है लेट से, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होता है, उसका ग्रोथ होता है, उसमें इलोंगेशन एक्सपेंशन होकर के फिर डिफरेंशिएशन होता है। जो सेल है मैच्योर होता है, मैच्योर सेल का फिर बुढ़ापा आता है, सेनेसेंस एंड फिर डेथ हो जाता है उसका। तो ये एक छोटा सा सीक्वेंस है, जस्ट आपको ध्यान में रखना है। अब हम मूव करते हैं क्लास 11th का लास्ट यूनिट, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन फिजियोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। पूरे क्लास 11th में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। लास्ट पार्ट है ये वीडियो का। सबसे पहले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल या फिर नेयर्स से, फिर नेजल चैम्बर, उसके बाद इंटरनल नोस्ट्रिल्स आता है, फिर ये हवा जो होता है नेजोफेरिंग्स में पास करता है और नेजोफेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के अंदर, लैरिंग्स जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। अब ये लैरिंग्स जो है ये ट्रैकिया इसमें वाले पाथ में जाएगा और ट्रैकिया जो होता है प्राइमरी ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस में डिवाइडेड होता है। प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में और टर्शरी ब्रोंकाई में, एंड लास्ट टर्शरी ब्रोंकाई जो होता है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में एंड होता है। यही जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। एंड ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स क्योंकि यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, O2 का, CO2 का। फिर ये एल्वोलर डक्ट से एल्वोलाई में ओपन होता है, एल्वोलाई बनाता है। सो इस तरह से ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट इसी में टॉपिक है इनहेलेशन का, एक्सहेलेशन का। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक्स ऑफ फंडा जो हमें याद रखना है कि प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू वॉल्यूम। तो अगर हमें इनहेलेशन करना है या फिर एक्सहेलेशन करना है तो हम लोग वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। अपने अंदर जो चेस्ट का वॉल्यूम है उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एंड उस हिसाब से जो हवा होगा वो मूव करेगा फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। तो ये पूरा बेसिक चीज़ होता है जो हमें याद रखना है। प्रेशर बाहर का जो है एटमॉस्फेयर का वो 720 mmHg होता है, और प्रेशर अंदर का जो होता है, अगर हमें सांस अंदर लेनी है तो हाई टू लो आना चाहिए, यानी बाहर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और अंदर का प्रेशर लो होना चाहिए।
थोरैसिक चैम्बर है उसका प्रेशर लो होना चाहिए, यानी अगर प्रेशर अंदर लो है यानी वॉल्यूम क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मतलब जगह जो ये घेर रहा है इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। ये सब कैसे स्टार्ट होता है, हम लोग अपने डायफ्राम के मसल्स को यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को यूज़ करते हैं। ये दोनों कंट्रैक्ट करेगा, जैसे ही डायफ्राम जो है कंट्रैक्ट करेगा तो अंदर का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा एंड प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा कम हो जाएगा। अब क्योंकि जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट किया है तो नॉर्मल डोम शेप में रहता है। अब डोम शेप से वो फ्लैट हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो वॉल्यूम अपने आप दिख रहा है कि बढ़ रहा है। सो इस तरह से ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में कंट्रैक्शन होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वहीं दूसरी ओर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो प्रेजेंट होती हैं, रिब्स के अंदर दो तरह की मसल्स प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल और फिर इंटरनल। एक्सटर्नल वाला दोनों नॉर्मल एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में यूज होता है एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल स्टमक मसल के साथ में मिल करके ये दोनों फोर्सफुल एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर हमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पर फोकस करना है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है ये भी कंट्रैक्ट करेगा, ये कंट्रैक्ट करेगा तो रिब्स और स्टर्नम जो होते हैं मूव करते हैं आउटवर्ड बाहर की तरफ एंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ। इसके वजह से भी वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें पहले होंगी और इस तरह से वॉल्यूम अंदर का बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो हम ईजिली बाहर से अंदर सांस ले पाएंगे, हवा जो है वो हाई टू लो प्रेशर मूव करेगा एंड दैट्स हाउ हम लोग इनहेलेशन लेंगे। इसका अपोजिट होता है एक्सहेलेशन में एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन में भी सेम होगा, जस्ट वहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल प्लस स्टमक के मसल यूज होंगे। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज दे अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। मतलब यहाँ हमें इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, इनहेलेशन के प्रोसेस को हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। हमें मालूम है कि सबसे पहले तो कंट्रैक्शन होना है डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, और ऐसा स्टेटमेंट दिया है स्टेटमेंट नंबर सी में। सी दिया है कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स टेक्स प्लेस, यानी सी जो होगा सबसे पहले होगा और सी होगा तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से कम चांसेस यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बट हाँ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन बन रहा था तो मैंने इसको इंक्लूड किया है। ये जो डायग्राम है क्रॉस सेक्शन कट करके दिखाया गया है एल्वोलस का विथ अ पल्मोनरी कैपिलरी। सो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो हमें सबसे पहले एल्वोलाई का मेम्ब्रेन देखने को मिलता है विच इज स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलर वॉल। स्क्वैमस एपिथेलियम वन सेल्ड थिक होता है। इसके जस्ट नीचे बेसमेंट सब्सटेंस देखने को मिलता है एंड बेसमेंट सब्सटेंस के नीचे एंडोथेलियम होता है ऑफ ब्लड कैपिलरी। सो ऊपर होगा स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वोलाई का, नीचे होगा बेसमेंट सब्सटेंस एंड देन एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये सीक्वेंस है, नीट 2026 का PYQ भी था ये जो हमारे पूरा एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, ऐसे 5 स्टेप में दिया हुआ है सीक्वेंस वाइज। यहीं से क्वेश्चन नीट 2026 में पूछा हुआ था। सो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो सबसे पहला स्टेप होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। दूसरा स्टेप होता है इसमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वोलर मेम्ब्रेन। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, तो ये जो हवा कहाँ पे आएगा, हमारे एल्वोलाई की मेम्ब्रेन में आएगा एंड वहाँ पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट, यही जो गैसेज हैं इनका ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू ये जो गैसेज हैं ये ट्रांसपोर्ट होंगी। फिर डिफ्यूजन होगा O2 का एंड CO2 का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और नीचे आएंगे तो टिश्यू और ब्लड में एक्सचेंज होगा। जो टिश्यू से CO2 ब्लड में आ जाएगा एंड ब्लड से O2 टिश्यू के अंदर चला जाएगा। लास्ट स्टेप होता है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 सेलुलर रेस्पिरेशन। तो लास्ट स्टेप यही ना होगा कि टिश्यू को मिल गया है O2, अब ऑक्सीजन लेगा, कैटाबोलिक रिएक्शन करेगा, अपना खाना बनाएगा, अपने खाने को ब्रेक करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी एंड एनर्जी मिलेगी। सो इस तरह से रेस्पिरेशन के स्टेप्स होते हैं। लास्ट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रॉम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से कि कैसे CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट होता है एल्वोलर लेवल पर एंड टिश्यू के लेवल पर। सो टिश्यू के साइट पर किस तरह से CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो टिश्यू जो है वो रेस्पिरेशन करेंगे, CO2 प्रोड्यूस करेंगे। CO2 जो प्रोड्यूस होगा वो कैपिलरी के थ्रू,
जो एंडोथीलियम की जो कैपिलरी है उसका एंडोथीलियम उसके थ्रू क्रॉस करके CO2 ब्लड के अंदर आएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, एंड उसके अंदर RBCs के अंदर वो आएगा। RBCs के अंदर आने के बाद CO2 जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज और H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। H2CO3 जो है वो डिसोशिएट हो जाएगा इनटू HCO3 माइनस प्लस H प्लस, और यही जो बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 माइनस ये RBC के बाहर निकल जाएगा। और क्योंकि ब्लड प्लाज्मा के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, HCO3 माइनस आ रहा है ना, तो बढ़ रहा है, तो क्लोराइड शिफ्ट होता है RBC के अंदर, बाहर से प्लाज्मा से Cl माइनस जो है क्लोराइड आयन वो अंदर शिफ्ट होता है RBC के। ठीक है, तो इस तरह से पूरा टिश्यू के साइड पर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसी पर बेस्ड ये एक क्वेश्चन है, अरेंज द इवेंट्स ऑफ CO2 पिकअप एंड कन्वर्जन इनसाइड द RBCs एट द टिश्यू साइट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमें अच्छे से मालूम है कि CO2 सबसे पहले टिश्यू से प्रोड्यूस होगा और CO2 जो है वो एंटर करेगा प्लाज्मा के थ्रू इसके अंदर RBC के अंदर। तो B सबसे पहले होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यूज इनटू द ब्लड प्लाज्मा एंड एंटर द RBC, यानी B सबसे पहले होगा। B के बाद क्या होगा, जो CO2 है RBC के अंदर आता है और वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, यानी B के बाद D आना चाहिए। इनसाइड द RBC CO2 रिएक्ट्स विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज टू फॉर्म H2CO3, D होगा। B के बाद D होगा, तो 1 या 3 दोनों में से कोई हो सकता है। B के बाद D और D के बाद A दोनों में दिया है 1 और 3 में। उसके बाद C या फिर E, तो C या फिर E दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेट्स चेक दैट। तो C दी है क्लोराइड आयंस Cl माइनस डिफ्यूज फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द RBC टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस, क्लोराइड शिफ्ट, ये तो सबसे लास्ट में होता है। एंड उससे पहले क्या होता है, उससे पहले जो बाइकार्बोनेट आयन है वो डिफ्यूज आउट होता है ऑफ द RBC इनटू द ब्लड प्लाज्मा। दैट्स हाउ हमारा सबसे पहले E आएगा, उसके बाद C आएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, BDAEC। ठीक उसी प्रकार से एल्वोलाई के लेवल पर ऐसे ही डिफ्यूजन होता है CO2 का, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सेम वैसे ही है, बस उसका रिवर्स चलता है यहाँ पर। एंड इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर मूव करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के ऊपर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के सीक्वेंस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या होता है, कहीं भी अगर कट लगता है, कहीं भी डैमेज होता है, तो टिश्यू एट कट साइट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो टिश्यू जहाँ पे कट हुआ है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, और ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेटलेट्स जो प्रेजेंट होती है वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं। इन्हीं दोनों साइट से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा और फिर ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन, मतलब बहुत लंबा चेन ऑफ रिएक्शन फॉलो करता है। एंड उसके बाद क्या आता है, थ्रोम्बोकाइनेज, जो कि एक एंजाइम है। ये एंजाइम विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन प्रोथ्रोम्बिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, उसको थ्रोम्बिन में यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और यही थ्रोम्बिन जो कि एक्टिव है, ये फिब्रिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है ब्लड में, उस पर एक्ट करके इसको फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। और यही फिब्रिन जो है वो ब्लैक क्लॉट या फिर कोगुलेशन बनाता है, जो ऊपर से ब्लैक क्लॉट सा जम जाता है, वो फिब्रिन के वजह से होता है। सो इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग का सीक्वेंस रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट 2026 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बट यहाँ से बहुत आराम से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है कि मदर जो होती है वो RH नेगेटिव होती है। नॉर्मली हम ह्यूमंस कैसे होते हैं, RH पॉजिटिव होता है, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, इस तरह का ब्लड ग्रुप आपने देखा होगा। ये पॉजिटिव क्या है, RH को डिनोट करता है। RH प्रेजेंट है तो पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ पे मदर कैसी है, RH नेगेटिव है, मतलब उसके ऊपर कोई भी RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। सो मदर इज RH नेगेटिव कैरिंग एन RH पॉजिटिव फीटस। जो उसका फीटस है, जो बेबी है मदर के अंदर, वो RH पॉजिटिव है। कहाँ से आया होगा, फादर अगर RH पॉजिटिव होंगे तो वही क्रॉस वगैरह हुआ होगा, तो वहाँ से RH पॉजिटिव फीटस बन गया होगा। तो मदर इज RH नेगेटिव एंड द फीटस इज RH पॉजिटिव।
हमें अच्छे से मालूम है कि अगर कोई भी फॉरेन एजेंट हमारे बॉडी के अंदर आता है एंड हमारा शरीर उसको पहचानता नहीं है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। तो यही यहाँ भी होगा। मदर RH नेगेटिव है, उसने RH पॉजिटिव टाइप का एंटीजन नहीं देखा है तो वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगी। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत आराम से डिलीवरी हो जाता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती है, बेबी जो है वो आराम से डिलीवर हो जाता है। लेकिन कुछ डिलीवरी के वक्त पर कुछ RH पॉजिटिव फीटल के जो थे वो RBCs मदर के ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। एंड मदर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मालूम है हमें कि RH नेगेटिव मदर है, इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, फॉरेन एजेंट आ गया है तो वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा RH पॉजिटिव के अगेंस्ट। RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ तो बन गई हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो फीटस है उसको ये हार्म नहीं करेगा क्योंकि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ये बनता है। एंड जो प्लेसेंटा है वो रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, प्रोटेक्शन कर लेता है। लेकिन जब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होती है, मतलब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होगी एंड तब अगर फिर से RH पॉजिटिव फीटस आ जाता है तो मदर के ब्लड में पहले से RH एंटीबॉडीज़ थी जो कि क्रॉस कर जाएंगे प्लेसेंटा को एंड फीटल के सर्कुलेशन में जाएगा। और उसके वजह से क्या होगा कि जो फीटस है उसके ब्लड को वो इकट्ठा करने लगेगा, कोआगुलेशन होने लगेगा, हीमोलाइसिस हो जाती है, RBCs के ब्रेकडाउन होने लगेगा एंड ऑल टाइप ऑफ ये चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से लास्ट में स्टिल बर्थ भी हो सकता है, बच्चा अंदर ही हो सकता है या फिर बाहर निकलने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। सो इस तरह का कुछ सिचुएशन हो जाता है सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी पे। तो ये सीक्वेंस रहेगा, लास्ट तक इतना नहीं आएगा। पूछना होगा तो स्टार्टिंग के ही 4-5 स्टेप्स तक पूछेगा, यही आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पे। हार्ट वाला जो पार्ट है यहाँ से भी कुछ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। सबसे पहला है इम्पल्स का फ्लो आखिर होता कैसे है। जो हार्ट है उसके अंदर इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड जो कि पेस मेकर होता है हमारे हार्ट का, ऐसे नोड, वहाँ से इम्पल्स जो है वो इनिशिएट होगा, स्टार्ट होगा और वही इम्पल्स जो है ट्रैवल करेगा थ्रू AVN, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, मतलब ऐसे एन आएगा, उसके बाद AVN आएगा, उसके बाद बंडल ऑफ हिज आता है, AV बंडल जिसको बोलते हैं। एंड फिर ये दोनों राइट एंड लेफ्ट बंडल के ब्रांचेज में ये डिवाइड हो जाते हैं जो कि किसको फॉर्म करता है, पुरकिंजे फाइबर्स को। सो कैसे होगा, SAN AVM बंडल ऑफ हिज राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड देन पुरकिंजे फाइबर्स। और इसके बाद में इम्पल्स जो है वो कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा एंड वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। सो इम्पल्स यानी कंडक्शन सिस्टम जो है इसका फ्लो आपको याद रखना है। इसके बाद ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे है, ये भी इम्पॉर्टेंट है बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछने के लिए इस पर ये बाद में फोकस करेगा। सो फिर भी इसको देख लेते हैं हम लोग। दो पार्ट्स में इसको समझते हैं, राइट साइड ऑफ हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा हो गया, इन्फीरियर वेना केवा हो गया, इनसे जो वेना केवा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके आती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ये ट्राइकस्पिड वाल्व को पास करके राइट वेंट्रिकल यानी ये वाला पार्ट नीचे यहाँ पे एंटर करता है। अब यहाँ पे एंटर करने के बाद ये पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाता है एंड लंग्स के अंदर चला जाता है ऑक्सीजनेशन करने के लिए। एंड लंग्स में जाएगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहाँ ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, प्यूरिफाई होगा एंड फिर वही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पर आता है। और फिर लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व जिसको बोलते हैं, लेफ्ट AV वाल्व है ये, यहाँ से ये पास करके लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व है, इसके थ्रू अयोटा में आएगा एंड अयोटा की ब्रांचेस से पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, उसका सर्कुलेशन होता है एंड उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। सो इस तरह से था ये राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन हार्ट का। नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ECG, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बात आपको जो ध्यान रखनी है, डीपोलराइजेशन, सिस्टोल और कंट्रैक्शन तीनों एक सिनोनिम है, तीनों एक ही टाइप का नाम है। डीपोलराइजेशन कहीं पे लिखा है उसका मतलब सिस्टोल होता है और सिस्टोल का क्या मतलब होता है, कंट्रैक्शन होता है। तो कहीं भी कंट्रैक्शन अगर हो रहा है तो डीपोलराइजेशन स्टेट में होगा वो, और उसको हम लोग सिस्टोल भी बोलेंगे। उसका उल्टा होता है रीपोलराइजेशन, मतलब डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन। तो ये सिनोनिम आप याद रखेंगे।
PQRS T वेव ये सीक्वेंस है, P से स्टार्ट होगा, QRS में जाएगा एंड देन T, ये उसको डिनोट करता है। P वेव में क्या होता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन, मतलब एट्रियल जो है, एट्रिया है उसका सिस्टोल होगा, कंट्रैक्शन होगा, ठीक है, P वेव में। उसके बाद ये इम्पल्स कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, QRS वेव में। QRS वेव में क्या होता है, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होता है, यानी वेंट्रिकल्स क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है। नेक्स्ट टी वेव आता है लास्ट में, यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन होता है। स्टार्टिंग में एट्रिया का डीपोलराइजेशन हुआ, फिर बीच में वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हुआ, कंट्रैक्शन हुआ, एंड लास्ट में टी वेव में वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन होता है, मतलब जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायस्टॉल में आती हैं, यानी रिलैक्स होती हैं, ठीक है। सो टी वेव में ये होता है। और जो एंड वाला पार्ट होता है टी वेव का, एंड ऑफ टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, यानी यहाँ से जो वेंट्रिकल है उसका जो रिलैक्स स्टेट था वो एंड होने वाला होगा। सो इस तरह से PQRS और फिर टी वेव है। नेक्स्ट चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पे हम लोग मूव करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूरिन का एक्चुअल में फिल्टरेशन किस तरह से होता है, 3 मेन स्टेप्स होती हैं, अल्ट्रा फिल्टरेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड लास्ट में होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो ये मेन 3 स्टेप्स हैं, ये आपको ध्यान रखना, अल्ट्रा फिल्टरेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। नेक्स्ट मूव करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। 3 है, ADH वाला है, उसके बाद रास मैकेनिज्म है एंड लास्ट में ANF है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर वाला। सबसे पहला है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस बाय किसके थ्रू, ADH के थ्रू, एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन जिसको बोलते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, बॉडी की कंडीशन होनी चाहिए कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए, यानी ब्लड में पानी की कमी होनी चाहिए, ठीक है। ब्लड में अगर पानी की कमी होगी तो जो प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा ब्लड के वेसल्स में, उसका प्रेशर भी तो कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम है तो ब्लड का प्रेशर भी कम होगा, एंड ब्लड का प्रेशर अगर कम है तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट यानी GFR भी कम होगा। सो ब्लड वॉल्यूम कम, ब्लड में पानी कम, ब्लड का प्रेशर कम, हेंस GFR भी कम। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो है हमारा वो एक्टिवेट हो जाता है। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा तो सिग्नल करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH जो है वो क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो जब हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल करेगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, ADH को रिलीज करवाएगा। अब ADH जब रिलीज होगा तो ADH क्या करेगा, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करेगा एंड वहाँ से पानी को रीअब्जॉर्ब करवाएगा। तो ये पानी जो है वो DCT एंड CD से अब्जॉर्ब होके ब्लड में आएगा एंड ब्लड का वॉल्यूम को बढ़ाएगा। तो यहाँ से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एंड सेकेंड काम क्या करता है ADH, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, मतलब ब्लड की वेसल जो है उसको कंस्ट्रिक्ट करवा देता है, ऐसे करके पतला कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अंदर जितना भी ब्लड फ्लो कर रहा था तो ये ब्लड वेसल्स के वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई करेगा, क्योंकि हमने इसको नैरो कर दिया है। तो इस तरह से ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा एंड ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सो ये था हमारा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस ADH के थ्रू। नेक्स्ट आता है इसी में रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन वाला मैकेनिज्म जो है। यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, ब्लड का वॉल्यूम कम होना चाहिए, ब्लड में पानी कम होना चाहिए, ब्लड का प्रेशर कम, GFR भी कम, यानी कंडीशन सेम पिछले वाले की तरह ही रहेगा। यहाँ पर क्या होता है ना कि वो जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस होता है किडनी का, वो डिटेक्ट कर लेता है सिचुएशन को। जैसे वो डिटेक्ट करता है वो रेनिन रिलीज करवाता है JGA से। जो JGA है वो रिलीज करता है रेनिन एंजाइम इनटू द ब्लड के अंदर ये रिलीज होगा रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है एंड फिर यही एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है टू एंजियोटेंसिन 2 एंड फिर ये एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये आगे के मेन रोल्स प्ले करता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। अभी हमने पढ़ा कि अगर ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन होता है तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से ब्लड का प्रेशर बढ़ा दिया हमने जिसकी कमी थी। उसके बाद जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहती है एड्रेनल ग्लैंड, उसका ऊपर वाला लेयर एड्रेनल कॉर्टेक्स उसको स्टिमुलेट करेगा और एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करवाएगा। एल्डोस्टेरॉन रिलीज होकर के क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर करेगा फ्रॉम DCT। अब हमें मालूम है कि एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, DCT से
सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जब Na+ का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो उसके पीछे पीछे पानी भी आता है खुद ब खुद, तो वहाँ से पानी भी रीअब्जॉर्ब होगा, पानी रीअब्जॉर्ब हो करके ब्लड में आएगा हमारे, एंड यहाँ से ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सो इस तरह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा एंड GFR भी बढ़ जाएगा। सो जिस चीज़ की कमी थी, यानी ब्लड वॉल्यूम कम था, ब्लड में पानी कम था, ब्लड का प्रेशर कम था, GFR कम था, ये सब कुछ रास मैकेनिज्म के बाद में बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन है जो इन दोनों के एंटीगोनिस्ट एक्ट करता है, विच इज़ किडनी फंक्शन बाय हार्ट, जिसको ANF बोलते हैं, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। यहाँ पर क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ब्लड में पानी ज़्यादा है, तो ब्लड का प्रेशर भी ज़्यादा होगा और GFR भी ज़्यादा होगा। ये वाली जो कंडीशन है, ये रास मैकेनिज्म जो अभी हमने पहले पढ़ा उसको अपोज करने का काम करेगा। ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा रेनिन के प्रोडक्शन को। जब रेनिन बनेगा ही नहीं तो ये आगे की सारी प्रोसेस नहीं होंगी, और वैसो कंस्ट्रिक्शन वहाँ पे हो रहा था ना, तो ये वैसो डायलेशन कर देगा, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, चौड़ा और हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगी, हेंस यहाँ से ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो बस इस तरह से ये रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से। अगेन एक छोटा सा टॉपिक है, मिक्चुरेशन वाला, पूछना होगा तो पूछ सकता है मिक्चुरेशन टॉपिक से। इसका स्टार्टिंग होता है जब यूरिनरी ब्लैडर जो है बहुत ज़्यादा यूरिन से अगर फिल हो चुका है, तो यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड विथ यूरिन, तो उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएंगी एंड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल करना स्टार्ट कर देगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल जाएगा तो सिग्नल जो है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल रीच करेगा यूरिनरी ब्लैडर पर, और यूरिनरी ब्लैडर में डेट्रूसर मसल्स होती हैं, स्पेशल मसल्स ऐसे ये वाली प्रेजेंट होती हैं। डेट्रूसर मसल ये कंट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो स्फिंक्टर जो है, दो स्फिंक्टर होती है, इंटरनल वाली जो कि इनवॉलेंटरी होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, एंड एक्सटर्नल वाली जिसे हम रोक करके रखते हैं वो होती है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जो कि वॉलेंटरी होती है, हमारे कंट्रोल में होती हैं। ये जो स्फिंक्टर्स हैं ये रिलैक्स करेंगी तो आराम से फिर यूरिनेशन हो जाएगा। तो ये स्टेप्स है, यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड विथ यूरिन, उसके बाद स्ट्रेच रिसेप्टर गेट एक्टिवेटेड, सिग्नल करेगा CNS को, फिर सिग्नल जो है वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के वाया यूरिनरी ब्लैडर पर आएगा एंड फिर डेट्रूसर मसल कंट्रैक्ट होंगी एंड स्फिंक्टर विल रिलैक्स एंड इजी यूरिनेशन होगा। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको अरेंज करना है सीक्वेंस में। ऑप्शंस को देखें तो या तो C होगा या फिर A होगा, यही स्टार्टिंग पॉइंट है। A दिया है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर सेंड नर्व इम्पल्सेस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये तो थोड़ी देर बाद में होता है ना, जब यूरिनरी ब्लैडर सबसे पहले फिल हो जाएगा तब तो सिग्नल करेगा CNS को, यानी C होना चाहिए। यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय नेफ्रॉन्स एंड कंटिन्यूसली फिल्स द यूरिनरी ब्लैडर कॉजिंग इट टू स्ट्रेच, एंड इसके बाद में सिग्नल जाएगा, यानी C पहले होगा। उसके बाद A होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर सेंड नर्व इम्पल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद में क्या होगा, E होगा, द CNS passes on motor messages to the urinary bladder to initiate a response। सो CAE होगा, CAE एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। E के बाद में B होता है, स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर कंट्रैक्ट एंड द यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है रिलैक्स होंगी, एंड द लास्ट स्टेप जो होता है यूरिन इज रिलीज्ड एंड वॉइडेड आउट ऑफ द बॉडी, D। सो ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से मसल वाले पार्ट से, ये जो उसका अनाटमी है वहाँ से ये एक क्वेश्चन आ सकता है। ऊपर सबसे पहले मसल होता है, ठीक है, मसल को कवर करके रखता है एपीमाइसियम। मसल के अंदर अगर आप उसको क्रॉस सेक्शन करके देखोगे तो मसल के अंदर कई सारे मसल बंडल्स होती हैं, सेल के बंडल्स होते हैं ये वाली, एंड उन मसल बंडल्स को कवर करके रखता है कौन, पेरीमाइसियम। और फिर इन मसल बंडल्स जो है, मसल फेसिकल्स जिसको बोलते हैं, इसके अंदर भी कई सारे मसल फाइबर के गुच्छे होते हैं। उन मसल फाइबर को कौन कवर करता है, एंडोमाइसियम कवर करके रखता है। और एक मसल फाइबर जो होता है उसके अंदर कई सारे, हम लोग ये जो पढ़े हैं, एम लाइन, जेड लाइन, मायोसिन, एक्टिन, ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो एपीमाइसियम, उसके बाद पेरीमाइसियम एंड सबसे लास्ट में एंडोमाइसियम आता है। नेक्स्ट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछना होगा तो यहीं से मेरे ख्याल से क्वेश्चन आना चाहिए, मसल कंट्रैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ये आपको ध्यान रखना है किस तरह से मसल का कंट्रैक्शन होता है। नीट 2026 में यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किया था।
इसको समझने से पहले हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का छोटा सा पार्ट, ये न्यूरॉन वाला पार्ट हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? डेंड्राइट्स से स्टार्टिंग होती है। डेंड्राइट्स ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यही जो है इम्पल्स को लेता है एंड फिर यहाँ से वो नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू, फिर नेक्स्ट सिनेप्स आता है और वहाँ से फिर नेक्स्ट डेंड्राइट पर जाकर के इम्पल्स जो है मूव ऑन करते जाता है। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स पर आएगा सिग्नल, फिर सेल बॉडी आती है, सेल बॉडी जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ से एक्सॉन पर आएगा, फिर एक्सॉन के टर्मिनल पर आता है। एक्सॉन के टर्मिनल पर सिनैप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ये सिनैप्टिक वेसिकल जो है प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब ये इन्हीं की जो सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है वहाँ पे फ्यूज़ होती हैं। फ्यूज़ होने के बाद में सिनैप्टिक क्लेफ्ट, ये बीच वाला जो रीजन होता है वहाँ पे ये आएगा। फिर पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन जिस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से पूरा ये ट्रांसमिट होता है। नाउ कमिंग बैक टू मसल कंट्रैक्शन, तो यहाँ पे भी मोटर न्यूरॉन जो है जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल को, फिर वो जो एक्शन पोटेंशियल है, इम्पल्स जो है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू रीच करेगा कहाँ पर? लास्ट पॉइंट एक्सॉन के टर्मिनल पर। एक्सॉन के टर्मिनल पर जैसे ही सिग्नल आता है तो कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होंगी, क्योंकि वहाँ मेम्ब्रेन है, कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगी एंड कैल्शियम चैनल जो है वो एंटर करेगा इस एक्सॉन के टर्मिनल पर। जब ये कैल्शियम की एंट्री होगी तो कैल्शियम की एंट्री उन टर्मिनल्स पर होगी जिसके वजह से सिनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन है, वो वहाँ पे कैल्शियम एंटर करेगा एंड इन सिनैप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन उनको रिलीज करवाएगा और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बीच वाला रीजन, ये सिनैप्टिक क्लेफ्ट, उसके अंदर चले जाएंगे। इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करने के लिए पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं। सो ये जो ACH है, एसिटाइल कोलिन, ये क्रॉस करेगा, डिफ्यूज करेगा अक्रॉस द सिनैप्टिक क्लेफ्ट एंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर्स ऑन द सार्कोलेमा। जैसे ये बाइंडिंग होती है तो वहाँ पे सोडियम गेटेड, जो सोडियम लाइगेंड गेटेड चैनल्स होती हैं वो ओपन हो जाती हैं एंड फिर सोडियम जो है एंटर करेगा। सोडियम जो है जैसे ही एंटर करेगा तो एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट हो जाएगा सार्कोलेमा की मेम्ब्रेन पर। यही जो मायोफिब्रिल है, इसका जो लेयर होता है, जो इसका मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग सार्कोलेमा बोलते हैं एंड इसी सार्कोलेमा के अंदर डार्क बैंड्स, वाइट बैंड्स, जिनको हम बोलते हैं मायोसिन, एक्टिन, ये सब प्रेजेंट होता है एंड इन्हीं के मूवमेंट की वजह से मसल कंट्रैक्ट करता है। तो सिग्नल अब कहाँ आ चुका है? सार्कोलेमा तक आ चुका है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा के ऊपर आया है, ये टी ट्यूब्यूल्स, ये जो एकदम अंदर की तरफ अंदर चला गया ना मेम्ब्रेन, इसके थ्रू वो और एक्शन पोटेंशियल अंदर आता है सार्कोप्लाज्म में। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल अंदर आएगा तो मसल की क्या होती है? मसल में प्रेजेंट होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वैसे मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। जैसे टी ट्यूब्यूल से एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करेगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म में अब कैल्शियम आ गए हैं। कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन की एक छोटी सी यूनिट पर एंड वहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज होता है एंड वो जो 3 मॉलिक्यूल से बन के रहता है ना ट्रोपोनिन, उसके एक यूनिट से ये बाइंड करेगा कैल्शियम और वो एक्टिन पर मायोसिन से बाइंड करने वाला एक्टिव साइट को ढक करके रखा रहता है, वो शिफ्ट हो जाएगा, ये हट जाएगा। और उसके साथ ही में ट्रोपोमायोसिन भी, वो एक्टिव साइट्स को जो ढक करके रखते हैं, वो भी हट जाएंगे। तो ये दोनों हट जाएगा और एक्टिन पर मायोसिन के साथ बाइंड करने वाला एक्टिव साइट है, अब वो खुल जाएगा। जैसे ही वो खुलेगा तो मायोसिन का हेड क्या करेगा? एनर्जाइज्ड मायोसिन का हेड जो है वो आकर के बाइंड करेगा इसी एक्टिव साइट पर और फिर क्रॉस ब्रिज वगैरह बनेगा, एनर्जी निकलेगी एंड फिर जो एक्टिन है वो अंदर की तरफ शिफ्ट करते जाता है। शिफ्ट करेगा, कंट्रैक्शन होगा, शिफ्ट करेगा, कंट्रैक्शन होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मायोसिन के हेड पर सिर्फ एटीपी जुड़ा है, एटीपी जुड़ा है, वो ब्रेक नहीं हुआ है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो वो क्रॉस ब्रिज फॉर्म नहीं होगा। जो मायोसिन का हेड है वो डिटैच रहेगा फ्रॉम एक्टिन। लेकिन जैसे ही ये एटीपी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटता है तो मायोसिन का जो हेड है वो एनर्जाइज हो जाता है और क्रॉस ब्रिज बनती है ना।
क्रॉस ब्रिज जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन के साथ में जाकर के जुड़ जाता है और इस तरह से क्रॉस ब्रिज बनती है। जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, मतलब एनर्जी रिलीज होगी, जैसे ही रिलीज ऑफ पीआई कॉजेज पावर स्ट्रोक, जिसकी वजह से जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन फिलामेंट को एम लाइन, ये बीच वाली लाइन के तरफ पुल करेगा एंड कंट्रैक्शन होगी। सो एक एनिमेशन भी है यहाँ पे चल रहा होगा, आप उसको देख करके समझिए इस चीज़ को। यही प्रोसेस होता रहेगा एज लॉन्ग एज कैल्शियम अवेलेबल रहेगा। जब तक कैल्शियम है, एटीपी है, तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म जो है वो कंटिन्यू होगा एंड मसल का कंट्रैक्शन होते रहेगा। जैसे ही स्टिमुलेशन को बंद कर दिया जाएगा तो वो एसिटाइल कोलिन जो रिलीज हो रहे थे न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो सब टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे एंड फिर आगे कैल्शियम भी पंप नहीं होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंड ये सारा का सारा मैकेनिज्म रुक जाएगा, मसल कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट मसल कंट्रैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। आपको ये ध्यान रखना है, मोटा मोटी यहीं से क्वेश्चन आना होगा तो आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे लास्ट सेकेंड चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर। हिम्मत बांध के रखिए, बस खत्म ही होने वाला है। आप खुद सोचिए, अगर सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन भी पूछता है, यानी 5 × 4 20 मार्क्स आपके कंफर्म होंगे। सो क्यों एनर्जी अपना लॉस्ट मत करिए, बस कुछ देर और बचा है, ख़त्म कर लेते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। इसका पहला सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, ये न्यूरॉन का जो सीक्वेंस है ये है, मैंने आपको अभी बताया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जो एक टॉपिक और बन सकता है सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन का, वो ये वाला पार्ट है, जहाँ हम लोग एक मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये पोलराइज स्टेट से फिर डीपोलराइजेशन में जाता है, फिर रीपोलराइजेशन एंड लास्ट में हाइपर पोलराइजेशन। सो इनिशियली जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन होता है वो पोलराइज्ड स्टेट में होता है ना, इनिशियली पोलराइज स्टेट में होता है। बाहर वाला जो लेयर होता है मेम्ब्रेन का वो पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड अंदर वाला जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज क्योंकि यहाँ पे K+ आयंस ज़्यादा होते हैं एंड उसके साथ में नेगेटिव प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल अंदर का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव हो जाता है एंड बाहर क्योंकि सोडियम आयंस ज़्यादा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से जो मेम्ब्रेन है वो इनिशियली पोलराइज्ड स्टेट में, क्योंकि चार्जेस प्रेजेंट है प्लस और माइनस, और इसी स्टेट में स्लाइटली K+ आयंस जो होते हैं वो लीक कर रहे होते हैं, थोड़े थोड़े मात्रा में वो बाहर जा रहे होते हैं क्योंकि लीकी चैनल्स प्रेजेंट होता है। ये लीकी चैनल के लिए ओपन होता है एंड ये स्लाइटली जो है वो परमिएबल होता है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है जैसे ही स्टिमुलस आता है -55 मिलीवोल्ट का। जैसे ही -55 मिलीवोल्ट का सिग्नल आता है, स्टिमुलस आता है, तो जो सोडियम के चैनल होते हैं ना वो ओपन हो जाता है। सोडियम चैनल ओपन होगा तो एकदम तेज़ी से बाहर जो Na+ आयंस प्रेजेंट होती हैं वो अंदर की तरफ आना स्टार्ट करती है, एक्सोप्लाज्म के अंदर आना स्टार्ट करती हैं। ये अंदर आती जाएंगी और अंदर का नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते ये अंदर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव बना देगा एंड बाहर वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बाहर से Na+ अंदर आ रहा है एंड अंदर Na+ बढ़ते जा रहा है तो अंदर का पॉजिटिव हो जाता है। जैसे ही मेम्ब्रेन का पोटेंशियल +30 मिलीवोल्ट तक पहुंचता है तो सोडियम के जो चैनल्स हैं वो बंद हो जाते हैं एंड इस स्टेट पे हमें डीपोलराइज्ड स्टेट देखने को मिलता है। एक्सॉन का ये वाला पार्ट जहाँ पे ये सोडियम चैनल्स ओपन हुए हैं, अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरह का ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है यहाँ। सो इस वाले रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ प्लस है एंड बगल वाले रीजन में क्या हो गया? माइनस हो गया है। ऊपर कैसा है? यहाँ माइनस है एंड बगल वाले में प्लस हो गया है। तो यहाँ पे चार्ज डिफरेंस होने की वजह से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। करंट जो है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ जाता है, तो अंदर की तरफ यहाँ से यहाँ जाएगा एंड बाहर की तरफ इस तरह से करंट फ्लो करेगा। इसी पर बेस्ड ये एक सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन हमने बनाया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क है ये, बहुत ईजी आप कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक लास्ट बनता है जो केमिकल सिनैप्स का स्टेप्स, कैसे केमिकल सिनैप्स होता है। ये मोर और लेस सिमिलर है अभी हमने जो पढ़ा मसल कंट्रैक्शन का, वैसा ही है। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के टर्मिनल पर आता है। कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो ओपन होंगे प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, इस वाले मेम्ब्रेन में कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे तो जो सिनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जो सिनैप्टिक वेसिकल है इस मेम्ब्रेन पर फ्यूज होगा और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्सोसाइटोसिस करके बाहर निकल जाएंगे सिनैप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। फिर यही न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं टू द रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन एंड फिर सोडियम प्लस की एंट्री होगी एंड वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा।
लास्ट चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। प्रोटीन हार्मोन किस तरह से एक्शन प्ले करता है एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स किस तरह से मैकेनिज्म करते हैं, यही दो क्वेश्चन बन सकता है। ऊपर से नीचे जो हार्मोनल ग्लैंड से किस तरह सीक्वेंस है, ऊपर होता है हाइपोथैलेमस, फिर उसके पीछे एरिया में होता है पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जस्ट नीचे आएंगे तो थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स है, थोड़े से और नीचे आने पर थाइमस ग्लैंड हमें मिलता है, पैंक्रियास के नीचे आएंगे तो एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर, एंड अगर मेल है तो फिर टेस्टिस आएगा इन मेल, एंड फीमेल है तो ओवरी आएगा। प्रोटीन हार्मोन जिसका एग्जाम्पल है FSH, और FSH हमें मालूम है कि क्या काम करता है, ये ओवरीज पर एक्ट करके वहाँ से जो फॉलिकल्स होते हैं उनके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है FSH। तो ये काम कैसे करेगा, FSH जो है ओवरी के सेल मेम्ब्रेन जो है उस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसके साथ में FSH जाकर के बाइंड करता है। जैसे ही ये FSH बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ में, तो ये पहला स्टेप होता है। इसके बाद जनरेशन होता है सेकेंड मैसेंजर, जैसे कि साइक्लिक AMP या फिर कैल्शियम, इनका जनरेशन होता है एंड फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज होना स्टार्ट करते हैं। फिर यही सब सीक्वेंसेस आगे चलती हैं एंड फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे कि ओवेरियन ग्रोथ यानी फॉलिकल्स का ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हार्मोन जब रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है, फिर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस कुछ कुछ होती हैं, फिर वहाँ से सेकेंड मैसेंजर जैसे साइक्लिक AMP या फिर कैल्शियम, इनका जनरेशन होता है, फिर थोड़े स्टेप्स और बढ़ते हैं, बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज होती हैं, लास्ट में फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होता है। डीप में नहीं जाना है, जस्ट आपको ये लाइंस याद रखनी है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन हो गए। ईस्ट्रोजन हार्मोन्स एक एग्जाम्पल से समझेंगे क्या करता है। ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है उसको थिकन करने का काम करता है। जैसे ही FSH एक्ट करेगा तो फॉलिकल्स जो है वो ग्रो करेंगे, जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करेंगी तो फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन सीक्रेट करेगा, ईस्ट्रोजन फिर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मोटा करने में, थिकनिंग करने में हेल्प करता है। सो वो कैसे काम करता है एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन है ये यूट्रस के वॉल को क्योंकि ये थिकन करेगा तो ये यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन पर सबसे पहले एक्ट करेगा। यहाँ से क्या करता है, ये एस्ट्रोजन क्रॉस करता है यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन को, क्रॉस करता है, अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं एंड जैसे ही वो न्यूक्लियस को पार करता है, न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है एस्ट्रोजन का, फिर ये हार्मोन जो है एस्ट्रोजन उस रिसेप्टर के साथ में जुड़ करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। सेकेंड स्टेप है ये। इसके बाद में फिर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है ये बाइंड करेगा DNA हमारे जीनोम के साथ में, एंड फिर जीनोम से फिर हमें मालूम है जैसे ये बाइंड करेगा तो mRNA प्रोटीन बनाएगा एंड फिर प्रोटीन से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होंगी, जैसे कि टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का थिकनिंग होना। इसी स्टेरॉयड हार्मोन्स के एक्शन पर बेस्ड एक सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमने लगाया है, इसको सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है A या फिर B, दोनों में से कोई एक हो सकता है। A पढ़ लेते हैं। द हार्मोन्स डिफ्यूजेस फ्रीली अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंटर्स द साइटोप्लाज्म। हमें मालूम है कि यहीं से स्टार्ट होता है प्रोसेस। उसके बाद में फिर वहाँ पे रिसेप्टर के साथ में जुड़ करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी A के बाद में B होना चाहिए। A के बाद में B कन्फर्म है, ऑप्शन नंबर 1 या फिर 4 कोई भी एक हो सकता है। इसके बाद क्या होता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंटरैक्ट करेगा डायरेक्टली विथ स्पेसिफिक रेगुलेटरी साइट्स ऑन द जीनोमिक DNA। तो जो हमारा जीनोमिक DNA है उससे इंटरैक्ट करता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड फिर जीन एक्सप्रेशन अल्टर करेगा, जिसकी वजह से mRNA बनेगा, mRNA से प्रोटीन और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होती हैं। यानी A के बाद में B आएगा, फिर C है, C के बाद में D आ रहा है, जीन एक्सप्रेशन इज अल्टर्ड ट्रिगरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA इनटू स्पेसिफिक mRNA स्ट्रैंड्स, एंड लास्ट में E mRNA इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स एंजाइम्स, जो कि इंड्यूस करता है स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू, जैसे कि हमारा एंडोमेट्रियम। सो ABCDE होगा, यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। सो ये सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया ये पूरा सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड यस, लास्ट में आपको कुछ मिल रहे हैं सॉल्व फ्री ऑफ कॉस्ट फायर प्रैक्टिस सीट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से ओपन करके डायरेक्ट PDF पे जा सकते हैं एंड सॉल्व योर प्रैक्टिस सीट।
प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सीट है इट कवर्स ऑल पॉसिबल टॉपिक्स, सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है क्लास 11th के सीक्वेंस्ड बेस्ड टॉपिक्स से। एंड अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।